दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे नए मोड़ के बारे में आपसे बात करूंगा जिसे भले ही राष्ट्रीय स्तर पर उतनी चर्चा ना मिली हो, किंतु दक्षिण भारत से आज तक राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी संदेश आए हैं उनमें मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। द्रमुक के अध्यक्ष जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टैलिन, उन्होंने 2 दिन पूर्व देश की राजधानी दिल्ली में अपनी पार्टी का कार्यालय प्रारंभ किया और उसके शुभारंभ के अवसर पर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, अकाली दल, टीएमसी और भी अनेक जो विपक्षी दल है गैर भाजपाई, उनके प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित हुए। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का चूंकि गठबंधन है, इसलिए सोनिया जी ने और स्टैलिन ने मिलकर के फीता काट करके उस कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। और इस प्रकार जो काम तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के जो पुरोधा थे अन्नादुरई और उनके बाद करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन और जयललिता, भले ही इन्होंने केंद्र की सरकार को समय समय पर समर्थन दिया हो, उनके साथ सत्ता में भागीदारी भी की हो, किंतु इन तमिलनाडु की इन प्रमुख पार्टियों का अन्ना डीएमके और डीएमके और भी वहां जो दूसरी पार्टी है एमआईडीएमके वगैरह, इन्होंने कभी राष्ट्रीय राजनीति में तो क्या, दक्षिण के जो बाकी 3 राज्य हैं उनमें भी कभी प्रवेश की कोशिश नहीं की। ये पार्टियां तमिलनाडु के अलावा सिर्फ पांडिचेरी, जिसे पुडुचेरी कहते हैं, वहीं तक इन्होंने अपने को सीमित रखा। केरल, आंध्र, कर्नाटक, उड़ीसा, हर राज्य में तमिल भाषी लोग भी रहते हैं। देश के अनेक प्रांतों में तमिल भाषी व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, किंतु कभी भी इन पार्टियों ने इस बात का प्रयास नहीं किया कि वे राष्ट्रीय स्तर पर अपने जनाधार को बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन स्टैलिन ने इस मामले में अपने पूर्वजों को पीछे छोड़ दिया और चेन्नई से निकला यह संदेश इस बात का संकेत है कि अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में स्टैलिन अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से स्थापित करने के इरादे से दिल्ली पहुंचे। और जिस तरह से बाकी विपक्षी दलों ने, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी डीएमके के कार्यालय के शुभारंभ पर उपस्थित होने की जो सौजन्यता दिखाई, उससे यह साबित होता है कि जो विपक्ष है वो भी अब ये मानकर चल रहा है कि जो डीएमके है उसे केवल हमें तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ना देखते हुए उसे राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन बनने की संभावनाएं और चर्चाएं हो रही हैं उसके एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखा जाए। और स्टैलिन ने बिना दाग लपेट के अपने इरादे भी व्यक्त कर दिए और उन्होंने कह दिया कि दक्षिण से दिल्ली तक का ये जो सफर है ये निरुद्देश्य नहीं है। और तमिलनाडु में सत्ता संभालने के बाद से ही स्टैलिन ने देश में विपक्षी गठबंधन के बारे में अपनी रुचि लेना शुरू कर दिया था। और हाल ही के कुछ महीनों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के जब चुनाव संपन्न हुए और ममता बनर्जी ने इस बात की इच्छा व्यक्त की कि राष्ट्रीय राजनीति में आकर के जो विरोधी पार्टियों का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, उसका नेतृत्व करना चाहती हैं। यद्यपि स्टैलिन ने इस तरह की बात कभी नहीं की, ना कोई दावा किया, किंतु राजधानी दिल्ली में डीएमके का ऑफिस खोलना कोई छोटी घटना नहीं है। राजधानी दिल्ली में ही बहुत बड़ी तादाद में दक्षिण भारतीय मतदाता रहते हैं और आप में से बहुतों को याद होगा कि 1980 में
जब लोकसभा के चुनाव हुए तो नई दिल्ली सीट से जिसका प्रतिनिधित्व 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और जो मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री भी बने, जब 1980 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने उस समय जो सदन में उनके नेता थे सीएम स्टीफन, उनको श्री वाजपेयी के खिलाफ खड़ा कर दिया और नई दिल्ली क्षेत्र में जो सरकारी कर्मचारी दक्षिण भारतीय मूल के थे वे बड़ी तादाद में सीएम स्टीफन के पक्ष में गए और मतगणना के दौरान कई बार श्री वाजपेयी स्टीफन से पीछे रहे और अंततः बमुश्किल वो 2 या 3 हजार मतों से ही जीत सके थे। यद्यपि बाद में किसी राजनीतिक दल ने, कांग्रेस ने भी वहां दक्षिण भारतीय उम्मीदवार को लड़ाने का दांव नहीं खेला, लेकिन देश के अनेक शहरों में ऐसी स्थिति है। लेकिन कभी भी कहीं यह सुनाई नहीं दिया कि तमिल भाषी या तेलुगु भाषी, कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर उस राज्य में अपना राजनीतिक हक मांगने के लिए सामने आए हों। यहां तक कि बनारस में भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां भी पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत बड़ी तादाद में दक्षिण भारतीयों को ले गए थे और बहुतों को इस बात का स्मरण होगा कि देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ दिन शिक्षण कार्य किया था, किंतु कभी भी बनारस में भी इस बात की आवाज नहीं उठी। और मुझे लगता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों के बाहर महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी तादाद में दक्षिण भारतीय लोग रहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का एक हिस्सा आंध्र से, कर्नाटक से काफी सटा हुआ है। लेकिन अब जब स्टालिन ने देश की राजधानी में अपनी पार्टी का कार्यालय खोला है और उसके साथ साथ जिस तरह से विपक्षी नेताओं का जमावड़ा किया इस अवसर पर, उससे इस बात का संकेत मिलता है कि अब डीएमके तमिलनाडु की सीमाओं से निकल करके अपनी उपस्थिति राष्ट्रीय राजनीति में दर्ज कराना चाहती है। इसके पीछे स्टालिन की दूरगामी सोच क्या है ये तो वही जानते होंगे, किंतु इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि जो विपक्ष का संभावित गठबंधन है उसमें अग्रणी पंक्ति के नेताओं में एक और प्रतिस्पर्धी सामने आ गया। तमिलनाडु में डीएमके के पास अच्छी खासी लोकसभा सीटें हैं और विधानसभा में भी उन्हें जबरदस्त जीत मिली है। उसके आधार पर यह मानकर चला जा रहा है कि 2024 के चुनाव में चूंकि अब एआईडीएमके के पास जयललिता नहीं है, जयललिता के बाद जो शशिकला थी वो भी एक तरह से पृष्ठभूमि में चली गई और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो भी चुनाव जिनके नेतृत्व में पार्टी हार गई, वे भी बहुत ज्यादा असर छोड़ने में सफल नहीं है। और फिलहाल ये कहने में कुछ भी गलत नहीं होगा कि तमिलनाडु में इस समय डीएमके का जबरदस्त वर्चस्व है। जहां तक राष्ट्रीय पार्टियों का सवाल है तो कांग्रेस बहुत लंबे समय से 1967 के बाद से ही कभी डीएमके कभी एआईडीएमके के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती रही। वाजपेयी लहर में 1-2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने भी जीती और भारतीय जनता पार्टी बीते काफी समय से तमिलनाडु में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, किंतु अभी तक उसे सफलता नहीं मिली। स्थानीय निकायों में एक आध कोई पार्षद कभी कभार जीत गया और उससे बेहतर पोजीशन उसकी केरल में है। कर्नाटक में तो खैर उसकी सरकार है ही और आंध्र और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे अब बड़े पैमाने पर दिख जाते हैं और वहां उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है। किंतु तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां बहुत बड़ी तादाद में हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले बड़े धार्मिक लोग हैं और वहां की राजनीति में भी ओबीसी, दलित, ये कार्ड बहुत जबरदस्त चलता है। और ये कहने में भी कोई गलत नहीं होगा कि देश में जो दलित राजनीति का सूत्रपात है उसका जनक तमिलनाडु है, जहां रामास्वामी पेरियार ने सबसे पहले दलितों के पक्ष में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। यद्यपि अब डीएमके जो है उस दृष्टि से उतनी कट्टर नहीं है, लेकिन इस पार्टी के साथ कुछ बदनुमा दाग भी जुड़े हुए हैं।
मसलन राजीव गांधी की हत्या के छींटे भी डीएमके के दामन पर आए थे। और श्रीलंका में जो लिट्टे का आंदोलन चला तमिल राष्ट्र बनाने के लिए, तमिल इलम के नाम से, उसे करुणानिधि ने सदैव समर्थन दिया। इसके साथ ही जो राम सेतु है उसे लेकर के भी करुणानिधि के जो बयान थे वो उसको तोड़ना चाहते थे। रामायण को उन्होंने एक अच्छी काव्य कृति तो बताया, और राम के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते थे। हालांकि तमिलनाडु के लोग, विशेष रूप से डीएमके, सतही तौर पर अब उतनी कट्टरता नहीं दिखाती, लेकिन तमिल भाषा को लेकर के और तमिल संस्कृति को लेकर के उनके मन में जो एक अलगाववाद है वो आज भी बदस्तूर कायम है। उसे देखते हुए मुझे लगता है कि डीएमके का जो ऑफिस दिल्ली में शुरू हुआ है वो केवल एक ऑफिस नहीं है, अब तो ये कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत से निकल करके एक द्रविड़ पार्टी ने अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति विधि पूर्वक जमा करा दी है, और आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, क्या स्टैलिन भी ममता बनर्जी की तरह राष्ट्रीय राजनीति में अपने को नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेंगे, और क्या वे दक्षिण भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी विपक्षी मोर्चे में मजबूती के साथ एक क्षेत्रीय घटक के रूप में शामिल कराने की कोशिश करेंगे। इस तरह के प्रश्न आने वाले कुछ दिनों में राजनीतिक क्षितिज पर तैरते हुए दिखाई देंगे, और जिनका जवाब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आएंगे हमें मिलते रहेंगे। किंतु ये बात काबिल गौर है कि डीएमके के इस कार्यालय के उद्घाटन पर देश की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने उपस्थिति दर्ज कराकर यह स्वीकार किया कि वो अब डीएमके को केवल एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं मानते, अपितु राष्ट्रीय राजनीति में उसके पदार्पण को उन्होंने भी मान्यता दे दी है। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।